आगरा शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके गोदाम अनाज, मसाले, कीमती कपड़े और हर तरह के सामान से भरे रहते थे। दूर दूर से व्यापारी उसके पास सौदा करने आते थे। धनपाल दिखने में बहुत ही शांत, धर्मपरायण और भद्र पुरुष लगता था। वो सुबह शाम मंदिरों में दान करता, गरीबों को कभी कभार भोजन कराता और हर धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। लेकिन ये सब सिर्फ एक मुखौटा था। उसके दान और धर्म के पीछे एक गहरा, काला लालच छिपा था जो किसी पिशाच की तरह उसके मन में बस गया था। वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता, किसानों को कम दाम पर उनकी फसल खरीदने के लिए मजबूर करता और व्यापारियों को झूठे वादे करके ठगता था। उसकी चालाकी और कानूनी दांवपेच इतने मजबूत थे कि कोई भी उसे अदालत में चुनौती नहीं दे पाता था। उसके पास हमेशा गवाहों की एक फौज तैयार रहती थी जिन्हें उसने पैसों के बल पर खरीदा हुआ था। एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और अनाज का उत्पादन बहुत कम हुआ। ऐसे समय में जब लोगों को एक एक दाने की कीमत समझ आ रही थी, धनपाल ने अपनी असली रंगत दिखाई। उसने अपने गोदामों में जमा सारा अनाज छिपा लिया और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर दी। जब अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी, तो उसने मनमाने दामों पर उसे बेचना शुरू कर दिया। गरीब लोग भूखे मरने लगे। किसान, जिन्होंने किसी तरह अपनी थोड़ी बहुत उपज बचाई थी, उसे बेचने के लिए दर दर भटकने लगे। लेकिन धनपाल को छोड़कर कोई खरीदने वाला नहीं था। वो जानता था कि किसान मजबूर है, इसलिए उसने उन्हें और भी कम दामों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया। उन्हीं किसानों में से एक था सुखीराम। सुखीराम एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से थोड़ी बहुत ज्वार और बाजरा बचाया था, लेकिन उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे कई दिनों से भूखे थे। कोई रास्ता न देखकर सुखीराम धनपाल के पास गया। धनपाल ने सुखीराम की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने सुखीराम से कहा, देखो, इस सूखे में तो कोई अनाज खरीद ही नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं। तुम अपनी सारी ज्वार और बाजरा मुझे दे दो। जब फसल अच्छी होगी तब मैं तुम्हें इसका उचित दाम दे दूंगा, या तुम्हें उतना ही अनाज लौटा दूंगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही। सुखीराम को यह सौदा अजीब लगा, लेकिन उसकी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसने धनपाल की बात मान ली। उसने अपनी सारी उपज धनपाल को सौंप दी और बदले में कुछ थोड़े से सिक्के ले लिए, जिनसे कुछ दिन का खाना आ सके। धनपाल ने एक कागज पर कुछ शर्तें लिखी और सुखीराम से अंगूठा लगवा लिया। सुखीराम अनपढ़ था। उसे क्या पता था कि उस कागज में क्या लिखा था। धनपाल ने लिखा था कि सुखीराम अपनी सारी उपज ब्याज पर बेच रहा है और यदि वो समय पर लौटाने में विफल रहा तो उसे दोगुना अनाज और चुकाना होगा। एक वर्ष बाद राज्य में अच्छी वर्षा हुई और फसलें खूब लहलहाई। सुखीराम ने भी अपनी नई फसल तैयार की। वो खुश था कि अब वो धनपाल के पास जाकर अपना अनाज वापस ले लेगा, या कम से कम अपनी पिछली उपज का उचित मूल्य पालेगा। जब वो धनपाल के पास गया तो धनपाल ने उसे देखते ही अपने मुनीम से कहा, अरे, ये वही कर्जदार सुखीराम है जिसने पिछले साल हमसे ज्वार और बाजरा लिया था। हिसाब बताओ इसका। सुखीराम चौंक गया। कर्जदार? मैंने आपसे कर्ज नहीं लिया था सेठ जी। मैंने तो आपको अपनी ज्वार और बाजरा बेची थी। धनपाल बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे अरे, तुम्हें शायद याद नहीं। देखो, ये रहा कागज जिस पर तुम्हारे अंगूठे का निशान है। इसमें साफ लिखा है कि तुमने हमसे कर्जा लिया था और अपनी फसल उसके बदले गिरवी रखी थी। अब उस कर्ज का ब्याज इतना बढ़ गया है कि तुम्हारी नई फसल भी उसे चुकाने के लिए काफी नहीं होगी। सुखीराम का सिर घूम गया। उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूं।
मेरे साथ ऐसा धोखा मत कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन धनपाल अपने फैसले पर अड़िग रहा। उसने सुखीराम को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जाओ यहां से, अगर तुम अपनी नई फसल नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा और तुम्हारी सारी जमीन जायदाद छीन लूंगा। सुखीराम टूट गया। वो कई दिनों तक न्याय के लिए भटकता रहा। उसने शहर के हर कोने में फरियाद की, लेकिन धनपाल के पैसों और प्रभाव के सामने कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। थक-हार कर एक दिन वो अकबर के शाही महल के बाहर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। महल के दरबान उसे हटाने आए, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ कह न पाए। उसी समय बीरबल किसी राजकीय कार्य से दरबार जा रहे थे। उन्होंने सुखीराम को रोते हुए देखा और उसके पास रुक गए। बीरबल का चेहरा हमेशा शांत और दयालु दिखता था। क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? सुखीराम ने अपनी सारी कहानी बीरबल को सुनाई। उसने अपनी बेबसी और धनपाल की धोखाधड़ी का पूरा वृत्तांत सुनाया। बीरबल ने ध्यान से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। उन्होंने सुखीराम को सांत्वना दी, चिंता मत करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। क्या तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे? सुखीराम ने तुरंत हामी भर दी। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी थी। बीरबल ने उसे कुछ निर्देश दिए और उसे अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन दरबार लगा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी दरबारी और नवरत्न उपस्थित थे। तभी सुखीराम आया और सीधे अकबर के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगा और धनपाल की शिकायत करने लगा। अकबर ने उसे उठने को कहा। क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? सुखीराम ने अपनी कहानी फिर से दोहराई। अकबर ने धनपाल को दरबार में बुलवाया। धनपाल अपनी हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आया। जी जहांपनाह, क्या आदेश है? अकबर ने मामला समझाया। धनपाल ने तुरंत सफाई दी। जहांपनाह, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे कर्ज लिया था और अपनी फसल गिरवी रखी थी। मेरे पास कागजात भी हैं और गवाह भी। उसने अपने मुनीम और 2-3 अन्य लोगों को आगे किया, जो उसकी हां में हां मिलाने लगे। सुखीराम के पास कोई गवाह नहीं था, नहीं वो कागज पढ़ सकता था। मामला उलझ गया। अकबर भी असमंजस में पड़ गए। तभी बीरबल आगे आए। जहांपनाह, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, मुझे इस पर गहन विचार करने का अवसर दिया जाए। अकबर ने बीरबल पर पूरा भरोसा करते हुए उन्हें ये मामला सौंप दिया। बीरबल ने धनपाल और सुखीराम दोनों को कुछ दिनों बाद दरबार में आने का आदेश दिया। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने इस मामले पर गहन चिंतन किया। वो जानते थे कि धनपाल जैसे चालाक व्यक्ति को सीधे सबूतों से पकड़ना मुश्किल होगा। उसके जाल में फंसकर हर बार निर्दोष ही दोषी साबित होगा। बीरबल ने फैसला किया कि वो धनपाल के सबसे बड़े दुश्मन, उसके खुद के लालच का ही इस्तेमाल करेंगे। बीरबल ने धनपाल को गुप्त रूप से अपने कक्ष में बुलाया। धनपाल हैरान था कि बीरबल ने उसे अकेले में क्यों बुलाया है। बीरबल ने उसे बैठने का इशारा किया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, सेठ धनपाल, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम बहुत बुद्धिमान और व्यापार में निपुण हो। धनपाल फूलकर कुप्पा हो गया। जी, ये सब जहांपनाह की मेहरबानी है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। बादशाह सलामत आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वे एक ऐसा शाही फव्वारा बनवाना चाहते हैं जो दुनिया में कहीं न हो। इस फव्वारे की खासियत ये होगी कि इसमें अदृश्य सोने की पाइपें लगेंगी। इन पाइपों से पानी इतना शुद्ध और पवित्र आएगा कि उसे पीने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा। धनपाल की आंखें चमक उठीं। अदृश्य सोना? ये क्या बला है? लेकिन बीरबल जैसा आदमी झूठ क्यों बोलेगा? उसने सोचा कि इसमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। बीरबल ने देखा कि धनपाल के चेहरे पर लालच की परछाई उभर रही है।
उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन इस फव्वारे की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसकी अदृश्य सोने की पाइपें केवल वही देख सकता है जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, जिसने कभी किसी को धोखा न दिया हो और जो पूरी तरह से ईमानदार हो। और हां, इन पाइपों को लगाने का खर्च भी कोई साधारण आदमी नहीं उठा सकता। ये एक महान दान होगा जो बादशाह की नजर में तुम्हें अमर कर देगा। धनपाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अदृश्य सोना मतलब कुछ भी नहीं, और शुद्ध मन वाली बात तो बस ढकोसला है। अगर वो कहेगा कि उसे पाइप नहीं दिख रही है तो वो बेईमान साबित हो जाएगा, और अगर वो दान देने से मना करेगा तो वो कंजूस और छोटा व्यापारी कहलाएगा। लेकिन अगर वो ये अदृश्य सोना देने को तैयार हो जाता है तो उसे बादशाह की नजरों में बहुत बड़ा दर्जा मिलेगा। उसे लगा कि ये बीरबल की ओर से एक गुप्त इशारा है कि वो बादशाह के पसंदीदा बन सकते हैं और भविष्य में उन्हें बड़े बड़े ठेके मिल सकते हैं। ये तो बिना कुछ खर्च किए मालामाल होने का मौका है। धनपाल ने तुरंत कहा, मान्यवर बीरबल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं तो हमेशा से ही महान कार्य करना चाहता था। मैं ये अदृश्य सोने की पाइपें लगाने के लिए जितना भी धन चाहिए दान करने को तैयार हूं। मुझे तो वे पाइपें अभी भी अपनी आंखों से साफ साफ दिख रही हैं, जैसे वे असली सोने की बनी हों। उसने अपनी आंखों को रगड़ने का नाटक किया, जैसे वो अदृश्य चीज को देखने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वाह सेठ, मुझे पता था कि तुम एक महान और शुद्ध हृदय के व्यक्ति हो। बादशाह भी तुम्हारी इस उदारता से बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन एक बात बताओ, कितना अदृश्य सोना दान करना चाहोगे तुम? अंदाजा बताओ। धनपाल ने सोचा कि जितना बड़ा दान दिखाएगा उतना ही बड़ा नाम होगा, और खर्च तो कुछ है नहीं। उसने सोचा कि सुखीराम से तो वो कुछ 1000 ले रहा था, यहां लाखों की बात करनी चाहिए। मान्यवर, मैं 1 लाख सोने की मुहरों के बराबर अदृश्य सोना दान करने को तैयार हूं। बल्कि 2 लाख नहीं, 5 लाख सोने की मोहरें। बादशाह की शान के लिए ये तो कुछ भी नहीं। बीरबल ने खुशी से सिर हिलाया। बहुत खूब सेठ, मैं तुम्हारी इस महानता के बारे में बादशाह को तुरंत सूचित करूंगा। कल दरबार में तुम स्वयं सबके सामने इसकी घोषणा करना। धनपाल फूला नहीं समा रहा था। वो बीरबल को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, अपने अदृश्य दान के सपनों में खोया हुआ। उसे लगा कि वो बीरबल को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन दरबार में हमेशा की तरह रौनक थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक बहुत ही शुभ समाचार देना चाहता हूं। हमारे शहर के सबसे धनी और धर्मपरायण व्यापारी सेठ धनपाल ने एक अभूतपूर्व दान देने का संकल्प लिया है। यह दान इतना विशाल है कि इसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अकबर और अन्य दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। धनपाल भी अपनी जगह पर गर्व से बैठा था। बीरबल ने धनपाल को आगे आने का इशारा किया। धनपाल खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह की जय हो। बीरबल साहब ने ठीक कहा, मुझे कल रात एक सपना आया था और मुझे लगा कि यह बादशाह की सेवा का अवसर है। मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं शाही फव्वारे के लिए, जो अदृश्य सोने की पाइपों से बनेगा, 5 लाख सोने की मोहरों के बराबर अदृश्य सोना दान करूंगा। मुझे वो अदृश्य सोना अपनी आंखों से साफ साफ दिख रहा है और मुझे यकीन है कि ये फव्वारा दुनिया का 8वां अजूबा होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। 5 लाख सोने की मोहरें, और वह भी अदृश्य। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग हंसना चाहते थे, लेकिन बीरबल की गंभीर मुद्रा देखकर चुप रहे। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो कि ये क्या हो रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सेठ धनपाल की उदारता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन्होंने अपनी आंखें बंद करके नहीं, बल्कि अपनी खुली आंखों से अदृश्य सोने को देखा है।
ये इस बात का प्रमाण है कि इनका मन कितना शुद्ध और निर्मल है। फिर बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन इस बार उनका स्वर थोड़ा बदल गया। वो धनपाल की ओर मुड़े। सेठ धनपाल, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा मन इतना शुद्ध और निर्मल है कि तुम्हें लाखों की कीमत का अदृश्य सोना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब मैं तुम्हारे सामने एक और छोटा सा मामला रखना चाहता हूं। बीरबल ने सुखीराम को आगे आने का इशारा किया। सुखीराम अब भी सहमा हुआ था। बीरबल ने फिर से सुखीराम और धनपाल के बीच के अनाज वाले विवाद को संक्षेप में दरबार के सामने रखा। उन्होंने धनपाल से पूछा, सेठ धनपाल, तुमने सुखीराम से पिछले साल उसकी पूरी ज्वार और बाजरा बहुत कम कीमत पर ली थी, ये कहकर कि बाद में उचित दाम दोगे। अब तुम मुकर रहे हो और कह रहे हो कि ये कर्ज था। क्या ये सच नहीं है कि तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था? धनपाल का रंग उड़ गया। वो हकलाया, नहीं नहीं मान्यवर, ये सब झूठ है। मैंने तो उसे कर्ज दिया था, कागजात है मेरे पास। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। अरे सेठ, तुम अभी अभी लाखों के अदृश्य सोने की बात कर रहे थे, जिसे तुम्हारे शुद्ध मन ने देखा, और अब एक गरीब किसान के थोड़े से अनाज के लिए तुम इतनी धोखाधड़ी कर रहे हो। जिस व्यक्ति का मन इतना शुद्ध है कि वो लाखों का अदृश्य सोना देख सकता है और दान कर सकता है, क्या वह इतना छोटा झूठ बोलेगा और एक गरीब के साथ अन्याय करेगा? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई थी। वे समझ गए थे कि बीरबल ने क्या चाल चली है। बीरबल ने अपनी बात को और धार दी। सेठ धनपाल, यदि तुम 5 लाख मोहरों के बराबर अदृश्य सोना अपनी आंखों से देख सकते हो और दान कर सकते हो, तो तुम्हें इस गरीब किसान का असली, दृश्य और वास्तविक अनाज और उसकी कीमत क्यों नहीं दिख रही? क्या तुम्हारा मन इतना शुद्ध है कि वो हवा में लाखों देख सकता है, लेकिन जमीन पर पड़े सच को नहीं? धनपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बीरबल ने उसे उसके ही लालच के जाल में फंसा लिया था। अगर वो अब कहेगा कि उसने अदृश्य सोना देखा ही नहीं था, तो वो दरबारियों और अकबर की नजरों में झूठा और पाखंडी साबित होगा। और अगर वो अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसने अदृश्य सोना देखा था, तो वो सुखीराम के साथ किए अन्याय को कैसे सही ठहराएगा? उसकी लालच ने उसे ऐसी दलदल में धकेल दिया था जहां से निकलना मुश्किल था। बीरबल ने अपनी आवाज और ऊंची की, तो बोलो सेठ धनपाल, क्या तुम सच्चे हो या झूठे? क्या तुम्हारा मन शुद्ध है या मैला? क्या तुम दानवीर हो या धोखेबाज? या फिर तुम उस अदृश्य सोने को कभी देख ही नहीं सकते थे और तुमने सिर्फ अपनी लालच के लिए झूठ बोला था? धनपाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसके साथ ही गवाह भी चुपचाप खड़े थे। अकबर ने देखा कि धनपाल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। उन्होंने गरजते हुए कहा, सेठ धनपाल, तुम्हारी लालच और बेईमानी आज पूरे दरबार के सामने उजागर हो गई है। तुम्हें उस गरीब किसान सुखीराम का अनाज वापस करना होगा और उसे पिछले साल के अनाज का उचित मूल्य भी देना होगा, ब्याज सहित। साथ ही तुम्हें राज्य के कोष में उतनी राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी जितनी तुमने सुखीराम को ठगने की कोशिश की थी। और हां, उस अदृश्य सोने के दान की बात भूल जाओ। तुम्हारी तरह के बेईमान लोगों का दान हमारे लिए किसी काम का नहीं। धनपाल की हालत खराब हो गई। उसे अपनी बेईमानी का फल मिल चुका था। उसने मजबूरन सुखीराम का सारा बकाया चुकाया और जुर्माना भी भरा। सुखीराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर बादशाह अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय को सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से भी जीता जा सकता है। लालच चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसे सच के सामने झुकना ही पड़ता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था। धनपाल जैसे व्यापारी को उसकी ही चाल से मात देना
बीरबल के लिए एक और विजय थी, जिसने ये दर्शाया कि ज्ञान और सच्चाई हमेशा छल और लालच पर भारी पड़ते हैं। इस घटना के बाद धनपाल ने अपनी लालच भरी हरकतों पर लगाम लगाई और लोगों के बीच बीरबल का नाम एक बार फिर न्याय के प्रतीक के रूप में चमक उठा। कहानी 2। एक दिन आगरा में महान विद्वान का आगमन हुआ। उनका नाम था पंडित माधव शास्त्री। उन्होंने ज्योतिष, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्य, व्याकरण और भाषाओं के क्षेत्र में ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि वे खुद को अद्वितीय समझने लगे थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि वे जहां भी जाते विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपनी विजय पताका फहराते। उनका अहंकार आकाश छूने लगा था। वे मानते थे कि उनसे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। पंडित माधव शास्त्री ने जब आगरा में कदम रखा तो कुछ ही दिनों में उनकी विद्वत्ता की खबरें शाही दरबार तक पहुंच गई। उन्होंने शहर के कई जाने माने पंडितों और मौलवियों को अपनी तार्किक क्षमता से परास्त कर दिया था। हर जगह बस उन्हीं की चर्चा थी। जब शहंशाह अकबर को यह खबर मिली तो उन्होंने उत्सुकता से पंडित माधव शास्त्री को अपने दरबार में आमंत्रित किया। अगले दिन पंडित माधव शास्त्री एक भव्य जुलूस के साथ दरबार में पधारे। उनके माथे पर लगा चंदन का तिलक, रेशमी धोती और कंधे पर रखा शॉल उनकी विद्वत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे जो उनके जयकारे लगा रहे थे। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने आसपास मौजूद दरबारियों पर एक अहंकारी दृष्टि डाली, जैसे वे उनसे बहुत छोटे हों। उन्होंने शहंशाह अकबर को विधिवत प्रणाम किया, पर उनकी आंखों में एक चुनौती का भाव था। अकबर ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। पंडित जी, अकबर ने कहा, हमने आपकी विद्वत्ता और ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे दरबार में पधारे। पंडित माधव शास्त्री ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊंची की और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी प्रशंसा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने अनेकों विद्याओं में पारंगतता प्राप्त की है। मैंने जीवन भर ज्ञान की उपासना की है और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि भारतवर्ष में ऐसा कोई भी ज्ञान क्षेत्र नहीं जिसकी मुझे गहरी समझ न हो। मैं किसी भी विषय पर, किसी भी समय, किसी भी विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। उनके इस कथन से दरबार में थोड़ी खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये एक सीधी चुनौती थी, और वह भी शहंशाह के दरबार में। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पंडित माधव शास्त्री ने अकबर के इशारे को भांप लिया। उन्होंने सीधे बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के एक दरबारी है, जिनकी बुद्धि के चर्चे पूरे देश में हैं। क्या वही है? अकबर ने कहा, हां, ये बीरबल ही है। पंडित माधव शास्त्री ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उनकी जांच कर रहे हों। बीरबल ने अदब से उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, मैंने आपके किस्से तो बहुत सुने हैं बीरबल जी, पर सुना है आप तर्क वितर्क की बजाय बस चालाकी और हाजिर जवाबी से काम चलाते हैं। शास्त्र और ग्रंथों का तो आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, है ना? बीरबल ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरा ज्ञान उतना विशाल नहीं है जितना आपका। मैं तो बस अपनी छोटी सी बुद्धि से जहांपनाह की सेवा करता हूं। ग्रंथों का ज्ञान जरूर मुझे कम है, पर मैं जीवन और मनुष्य के स्वभाव को समझने की कोशिश करता हूं। बीरबल के इस विनम्र जवाब ने पंडित माधव शास्त्री को और भी अहंकारी बना दिया। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को पूरी तरह से नीचा दिखा सकते हैं। जीवन और मनुष्य का स्वभाव? पंडित जी ने उपहास करते हुए कहा, वो तो कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है। असली ज्ञान तो शास्त्रों में है, विद्या में है, भाषाओं में है। मैं आपको चुनौती देता हूं बीरबल जी। मैं संस्कृत, प्राकृत, पाली
अरबी, सारसी से लेकर देश की हर बोली जानता हूं। मैं व्याकरण के सभी जटिल नियमों में पारंगत हूं। कोई भी ऐसा विषय नहीं जिसमें आप मुझे परास्त कर सकें। शहंशाह अकबर ने देखा कि बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा, पंडित जी, बीरबल भी हमारे दरबार के एक अनमोल रत्न है। उनकी बुद्धिमत्ता पर हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर आप दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण शास्त्रार्थ हो जाए तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। पंडित माधव शास्त्री ने तुरंत कहा, मंजूर है जहांपनाह, लेकिन ये शास्त्रार्थ मैत्रीपूर्ण नहीं बल्कि मेरे ज्ञान का प्रदर्शन होगा। मैं बीरबल जी से कोई भी प्रश्न पूछने को तैयार हूं और वे चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखें कौन कितने पानी में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आप ज्ञानी हैं। मैं भला आपसे क्या प्रश्न पूछूंगा? आपकी इच्छा है तो आप ही प्रश्न कीजिए। पंडित माधव शास्त्री ने अपनी पहली चाल चली। उन्होंने एक जटिल संस्कृत श्लोक पढ़ा और बीरबल से उसका अर्थ पूछा। साथ ही उसके गूढ़ दार्शनिक पहलुओं पर भी टिप्पणी करने को कहा। श्लोक इतना जटिल था कि दरबार के अन्य विद्वान भी सिर खुजलाने लगे। बीरबल ने शांति से श्लोक सुना और फिर बिना किसी देरी के उसका सरल शब्दों में अर्थ बताया। उन्होंने कहा, पंडित जी, इस श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट है। यह कहता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में निहित है, और सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी ज्ञान की प्यास को कभी बुझने न दे और सदैव विनम्र रहे। पंडित माधव शास्त्री चौंक गए। बीरबल ने न सिर्फ सही अर्थ बताया बल्कि उसमें एक ऐसा नैतिक पाठ भी जोड़ दिया जो सीधे उनकी कमजोरी पर वार करता था। ये तो सामान्य अर्थ है, पंडित जी ने खींचते हुए कहा। मैं तो इसके गूढ़ दार्शनिक पक्षों पर आपकी टिप्पणी चाहता था। बीरबल ने कहा, पंडित जी, मुझे दर्शन शास्त्र का उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना आपको। मैं तो बस ये जानता हूं कि जो ज्ञान जीवन में लागू न हो, वो कितना भी गूढ़ क्यों न हो, अधूरा ही रहता है। ये जवाब पंडित जी को रास नहीं आया। वे समझ गए कि बीरबल को किताबों से हराना मुश्किल होगा, क्योंकि वे हर बात को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ देते थे। पंडित जी ने अपनी दूसरी चाल चली। उन्होंने कहा, बीरबल जी, आप कहते हैं कि आप भाषाओं के विशेषज्ञ नहीं हैं, तो फिर बताइए, इस दुनिया में कुल कितनी भाषाएं हैं? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इस दुनिया में सिर्फ 2 भाषाएं हैं। पंडित माधव शास्त्री ने उपहास करते हुए कहा, सिर्फ 2? हाँ, ये कैसा अज्ञान है। संसार में तो सैकड़ों भाषाएं हैं, संस्कृत, अरबी, सारसी, तुर्की, चीनी, ग्रीक, और आप कहते हैं सिर्फ 2? बीरबल ने शांति से कहा, जी पंडित जी, सिर्फ 2। एक प्रेम की भाषा और दूसरी क्रोध की भाषा। प्रेम की भाषा से हर मुश्किल आसान हो जाती है और क्रोध की भाषा से बनी बात भी बिगड़ जाती है। ये दोनों भाषाएं हर इंसान, हर जानवर, यहां तक कि हर जीवित प्राणी समझता है। क्या आप नहीं मानते? दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर तालियां बजाने लगे। अकबर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पंडित माधव शास्त्री एक बार फिर निरुत्तर हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल हर सवाल का जवाब इस तरह देते हैं कि उनका शास्त्रार्थ बेकार साबित हो जाता है। उनकी विद्वत्ता पर चोट हो रही थी। गुस्से और अहंकार से भरे पंडित माधव शास्त्री ने अपनी अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती पेश करने का फैसला किया। उन्होंने एक गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, बीरबल जी, मैं आपकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हूं, पर यह ज्ञान नहीं है, ये तो केवल वाक्पटुता है। मैं आपको एक ऐसी चुनौती देता हूं जो आपके सभी गुणों को परख लेगी। बीरबल ने धैर्यपूर्वक सुना। मैं कहता हूं, पंडित जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कि मैं इस दुनिया की हर भाषा जानता हूं। हर भाषा, चाहे वो इंसानों की बोली हो, जानवरों की आवाज हो या फिर किसी पक्षी की चहचहाट, मैं हर भाषा को समझ सकता हूं और उसमें बात भी कर सकता हूं। और यही नहीं, मैं हर कला में भी निपुण हूं। कोई भी ऐसी कला नहीं है
चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, जिसकी मुझे गहरी समझ न हो। क्या आप मेरी इस बात को चुनौती दे सकते हैं? ये दावा सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये हद से ज्यादा अहंकार था। अकबर भी गंभीर हो गए। पंडित जी का ये दावा सरासर झूठ था और बीरबल को इसे साबित करना था। बीरबल ने पंडित जी की आंखों में देखा। एक गहरी मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। उन्होंने शांति से कहा, पंडित जी, आपका दावा तो बहुत बड़ा है। हर भाषा और हर कला, ये तो स्वयं ईश्वर भी पूरी तरह नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी अगर आप इतने निश्चित हैं तो मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक ऐसी भाषा के बारे में पूछूंगा जिसे आपने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, और एक ऐसी कला के बारे में जो आपने शायद ही कभी सीखी हो। पंडित माधव शास्त्री ने अपनी छाती चौड़ी की। पूछिए, मैं तैयार हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इस विषय पर चर्चा खुले दरबार में नहीं, बल्कि थोड़ी अनौपचारिक जगह पर ज्यादा उचित रहेगी। क्या हम कल सुबह शाही बाग में सैर करते हुए इस पर बात कर सकते हैं? अकबर समझ गए कि बीरबल ने कोई योजना बना ली है। उन्होंने कहा, बहुत खूब बीरबल, कल सुबह हम और पंडित माधव शास्त्री शाही बाग में मिलेंगे। पंडित जी, यह आपकी अंतिम परीक्षा होगी। पंडित माधव शास्त्री खुश थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने खुली चुनौती से बचने के लिए ऐसा किया है और अब वे उन्हें आसानी से हरा देंगे। वे बीरबल को मूर्ख समझ रहे थे जो उनके जाल में फंसने वाले थे। अगली सुबह शहंशाह अकबर, बीरबल और पंडित माधव शास्त्री शाही बाग में घूमने निकले। बाग की हरियाली, फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलरव मन को मोह रहा था। पंडित माधव शास्त्री अभी भी अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे, जैसे वे हर फूल की भाषा और हर चिड़िया की बोली समझते हों। बीरबल शांत थे, बस कभी कभी मुस्कुरा देते। कुछ दूर चलने पर बीरबल ने एक पेड़ के पास लगे पौधों की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, ये देखिए, ये पौधे कितने सुंदर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय ये पौधे आपस में किस भाषा में बात कर रहे हैं? पंडित माधव शास्त्री चौंके। पौधों की भाषा? ये क्या मजाक है बीरबल जी? मैं इंसानों और जानवरों की भाषा की बात कर रहा था, पौधों की नहीं। ये तो कोई भाषा ही नहीं है, बीरबल ने धीरे से कहा। लेकिन पंडित जी, क्या आपने अभी नहीं कहा कि आप हर भाषा जानते हैं? अगर ये पौधे जीवित हैं तो इनकी भी अपनी कोई भाषा होगी। पंडित जी खींच गए। ये मेरी चुनौती का हिस्सा नहीं था बीरबल जी, आप विषयांतर कर रहे हैं। बीरबल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, मैं आपके ज्ञान की परीक्षा किसी और तरह से लेता हूं। आपने कहा कि आप हर कला में पारंगत है, तो बताइए, क्या आप उसकी कला जानते हैं? पंडित माधव शास्त्री ने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या बकवास है बीरबल जी? उफ, कोई कला होती है भला? ये तो बस एक आवाज है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आवाज तो है, पर इसका अर्थ और भाव बहुत गहरा है। क्या आप ये आवाज निकाल सकते हैं? और क्या आप इसकी कला को समझ सकते हैं? पंडित माधव शास्त्री ने अहंकार से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? कोई भी उफ कह सकता है। बीरबल ने कहा, नहीं पंडित जी, हर उफ एक जैसा नहीं होता। किसी दर्द का उश अलग होता है, किसी निराशा का उफ अलग, और किसी थकावट का उश अलग। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक ऐसा उफ निकालें जिसमें आपको वाकई में बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। इतना दर्द कि आप उसे शब्दों में बयां न कर पाए, सिर्फ उशहीन निकल पाए। पंडित माधव शास्त्री सोच में पड़ गए। ये कैसी अजीब चुनौती थी? वे तो बड़े बड़े श्लोक और जटिल भाषाएं जानते थे, पर दर्द का उप कैसे निकाले? बिना दर्द के दर्द का उश निकालना असंभव था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और उन्हें एक संकेत किया। अकबर समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हां पंडित जी, बीरबल का यह प्रश्न वाकई बहुत गहरा है।
क्या आप इस कला में निपुण हैं? पंडित माधव शास्त्री अब भी अड़े हुए थे। ये कोई कला नहीं है जहांपना, ये तो बस एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। परंतु आपने तो दावा किया था कि आप हर कला में पारंगत हैं। बीरबल ने उनकी बात काटते हुए कहा। अब पंडित जी फंस गए थे। वे समझ गए कि बीरबल उन्हें उनकी बातों में फंसा रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, ठीक है पंडित जी, अगर उफ की कला इतनी आसान है तो क्या आप आह की भाषा को समझते हैं? पंडित जी ने खींचकर कहा, यह सब बेतुका है बीरबल जी, आप अपनी नीची सोच को ज्ञान का नाम दे रहे हैं। बीरबल ने अब अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू किया। वे चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां माली ने कुछ पानी गिराया था और अचानक ही एक केले का छिलका जमीन पर पड़ा था। बीरबल ने उस छिलके को जानबूझकर पंडित जी के रास्ते में खिसका दिया। पंडित माधव शास्त्री अपनी विद्वत्ता के घमंड में चूर होकर आसपास देखे बिना चल रहे थे। जैसे ही उनका पैर केले के छिलके पर पड़ा, वे फिसलकर धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उनके हाथ पैर में हल्की चोट लगी और उनके मुंह से अनजाने में ही एक दर्द भरी आवाज निकली, उस आह। पंडित माधव शास्त्री अपने कपड़ों को झाड़ते हुए जैसे ही खड़े हुए, बीरबल उनके पास पहुंचे। उनके चेहरे पर कोई उपहास नहीं था, बल्कि एक गंभीर भाव था। पंडित जी, बीरबल ने पूछा, आपकी चोट तो नहीं लगी? पर एक बात बताइए, अभी आपके मुंह से जो आवाज निकली वो कौन सी भाषा थी? उसका व्याकरण क्या था? वो किस ग्रंथ में लिखी गई है? और जो उफ आपने निकाला, क्या वो वाकई में उफ की कला का सर्वोत्तम उदाहरण नहीं था? आपने तो कहा था कि आप हर भाषा और हर कला में पारंगत है। तो बताइए, इस उफ और आह की भाषा क्या थी? और इस कला को आपने किस गुरु से सीखा? पंडित माधव शास्त्री की सारी अकड़ हवा हो गई। वे पूरी तरह से निरुत्तर थे। उनके चेहरे पर अपमान और लज्जा के भाव साफ झलक रहे थे। उनके मुंह से निकली वो आवाज न तो संस्कृत थी, न अरबी, न फारसी। वो तो बस एक सहज मानवीय प्रतिक्रिया थी, दर्द की सार्वभौमिक भाषा, जिसे किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता था। उनकी सारी विद्वत्ता उस क्षण व्यर्थ साबित हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिन भाषाओं और कलाओं का दावा कर रहे थे, वे सिर्फ किताबी ज्ञान था। जीवन का असली ज्ञान, जो अनुभव से आता है, वो उनसे कोसों दूर था। बीरबल ने उन्हें उनकी आंखों में उनका अज्ञान दिखा दिया था। शहंशाह अकबर ने भी स्थिति को भांप लिया था। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर वे पंडित माधव शास्त्री से बोले, पंडित जी, बीरबल ने आपको जीवन की सबसे बड़ी भाषा और कला से परिचित कराया है, अनुभव की भाषा और सहजता की कला। असली ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता में और जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में छुपा होता है। पंडित माधव शास्त्री का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने बीरबल के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें बीरबल जी, मैंने अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान किया। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे वो पाठ पढ़ाया है जो मैं किसी भी किताब से नहीं सीख सकता था। सच्चा ज्ञानी वही है जो कभी अपने ज्ञान पर घमंड न करे और ये माने कि वो अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति ये मान ले कि उसने सब कुछ जान लिया है, उसी पल उसका ज्ञान रुक जाता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। पंडित माधव शास्त्री ने अकबर और बीरबल को प्रणाम किया और विनम्रता से दरबार से विदा ली। वे उस दिन आगरा से एक हारे हुए विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र और सीखे हुए व्यक्ति के रूप में लौटे। उनकी अहंकार की चादर फट चुकी थी और उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। इस घटना के बाद अकबर के दरबार में बीरबल का मान और भी बढ़ गया। हर कोई समझ गया कि पंडित माधव शास्त्री भले ही ग्रंथों के महापंडित थे, पर बीरबल जीवन और मनुष्य के स्वभाव के पंडित थे, और यही असली बुद्धिमत्ता थी। कहानी 3। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश हुआ।
शहर के एक बहुत सम्मानित और धनी व्यापारी सेठ मोतीचंद का बेशकीमती हार चोरी हो गया था। ये हार पुश्तैनी था और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। सेठ जी ने बताया कि हार उनके संदूक में रखा था, जिसकी चाबी केवल उनके पास रहती थी, और वो संदूक उनके शयन कक्ष में था। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि सेठ मोतीचंद के घर में सेंध लगने का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे चोरी घर के ही किसी व्यक्ति ने की हो। जासूसों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मामला शाही दरबार तक पहुंचा। सेठ मोतीचंद चेहरे पर चिंता और दुख लिए अकबर के सामने पेश हुए और अपनी आपबीती सुनाई। अकबर ने ध्यान से उनकी बात सुनी। ये मामला पेचीदा था। घर का भेदिया ही चोर हो सकता था, लेकिन सेठ जी अपने सभी नौकरों और रिश्तेदारों पर पूरा भरोसा होने का दावा कर रहे थे। तभी मीर तासिम अपनी जगह से उठा और बड़ी नम्रता का प्रदर्शन करते हुए बोला, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले में कुछ कहना चाहूंगा। अकबर ने इजाजत दी। मीर तासिम ने आगे बढ़कर कहा, अन्नदाता, मुझे इस चोरी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक व्यक्ति को उस रात सेठ जी के घर से निकलते देखा था। उस व्यक्ति के हाथ में कुछ चमक रहा था, शायद वही हार रहा होगा। सेठ मोतीचंद और दरबार के बाकी लोग उत्सुकता से मीर तासिम की बात सुनने लगे। अकबर ने पूछा, कौन था वह आदमी? क्या तुमने उसे पहचाना? मीर तासिम ने एक गंभीर चेहरा बनाया और कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने उसे पहचाना। वो रहीम नाम का एक गरीब आदमी था, जो सेठ जी के घर के पास ही झोपड़ी में रहता है और कभी कभी सेठ जी के यहां छोटे मोटे काम करता है। मैंने उसे अंधेरे में भी पहचान लिया, क्योंकि उसकी चाल थोड़ी लंगड़ी है। मीर तासिम का आरोप सुनकर सभी चौंक गए। रहीम एक सीधा सादा और गरीब आदमी था, जो कभी किसी झगड़े या चोरी में शामिल नहीं हुआ था। सेठ मोतीचंद भी हैरान थे। उन्होंने कहा, हुजूर, रहीम बहुत गरीब है, पर मैंने उसे हमेशा ईमानदार पाया है। क्या यह संभव है? मीर तासिम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सेठ जी, गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप चाहे तो रहीम को बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत रहीम को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में शाही हरकारे रहीम को लेकर दरबार में हाजिर हुए। रहीम फटेहाल कपड़ों में था। उसका चेहरा सहमा हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे शाही दरबार में इस तरह बुलाया जाएगा। अकबर ने उससे पूछा, रहीम, क्या तुम सेठ मोतीचंद के घर के पास रहते हो? जी जहांपनाह, रहीम ने कांपते हुए जवाब दिया। और क्या तुम कभी कभी उनके यहां काम करते हो? जी अन्नदाता, कर लेता हूं कभी कभी। अकबर ने फिर पूछा, तुम्हारे ऊपर सेठ जी का हार चुराने का इल्जाम लगा है। मीर तासिम ने तुम्हें उस रात सेठ जी के घर से निकलते देखा था। क्या यह सच है? रहीम के होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, यह सरासर झूठ है। मैं उस रात अपने घर में सो रहा था। मैंने चोरी नहीं की है। मैं बहुत गरीब हूं, पर चोर नहीं हूं। मैं कसम खाता हूं, अन्नदाता। अब अकबर एक और दुविधा में फंस गए। एक और मीर तासिम, दरबार का एक प्रतिष्ठित दरबारी, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ था और आंखों देखा हाल बता रहा था। दूसरी ओर गरीब रहीम, जो रो रो कर अपनी बेगुनाही की कसम खा रहा था। किसे सच माने और किसे झूठ? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने मीर तासिम की आंखों में देखा, फिर रहीम की ओर। मीर तासिम के चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्का सा कुटिल भाव था, जबकि रहीम की आंखों में डर और बेबसी थी, लेकिन कहीं भी झूठ का संकेत नहीं दिख रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? इस मामले में सच्चाई कैसे जानी जाए? बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और बोले, जहांपनाह,
किसी व्यक्ति का पद या उसकी दौलत उसकी सच्चाई की गारंटी नहीं होती, और गरीबी किसी को चोर नहीं बनाती। मीर तासिम एक दरबारी है, इसलिए उनकी बात पर विश्वास करना आसान है। लेकिन रहीम भी आपकी प्रजा है और उसे भी न्याय पाने का हक है। बीरबल ने मीर तासिम की ओर देखते हुए कहा, मीर तासिम साहब, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से रहीम को चोरी करते देखा। क्या आप अपने इस बयान पर कायम हैं? जी बीरबल जी, मैं अपनी बात पर पत्थर की लकीर की तरह कायम हूं। मैंने उसे साफ साफ देखा था। मीर तासिम ने आत्मविश्वास से कहा। उसे लगा कि वो बीरबल को भी अपनी बातों में फंसा लेगा। बीरबल मुस्कुराए। बहुत खूब। तो मीर तासिम साहब, जब आपने रहीम को देखा तो क्या उस समय दिन था या रात? रात थी बीरबल जी, काफी अंधेरा था। मीर तासिम ने जवाब दिया। अच्छा, अंधेरा था। तो क्या उस समय चांद निकला हुआ था? मीर तासिम ने सोचने का नाटक किया और कहा, हां, मुझे याद है, हल्का चांद निकला हुआ था। हल्का चांद, बीरबल ने दोहराया। और क्या आसमान में तारे भी थे? हां, तारे भी थे, मीर तासिम ने बेपरवाही से कहा। और क्या उस समय कोई हवा चल रही थी? बीरबल ने पूछा। मीर तासिम को लगा कि बीरबल बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। उसने जल्दी से जवाब दिया, हां, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल ने एक और सवाल किया, ठीक है, अब ये बताइए, जब आपने रहीम को देखा तो उस समय शाही बाग में मोर नाच रहे थे? ये सवाल सुनकर मीर तासिम थोड़ा झिझका। उसने सोचा कि बीरबल उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने चिढ़कर कहा, यह कैसा सवाल है बीरबल जी? रात में मोर कैसे नाच सकते हैं? क्यों नहीं नाच सकते? बीरबल ने प्रतिवाद किया। आप तो हर बात साफ साफ देखने का दावा कर रहे हैं। हो सकता है चांद की रोशनी में मोर नाच रहे हों। नहीं, यह संभव नहीं है, मीर तासिम ने तुनक कर कहा। रात में मोर नहीं नाचते। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो आप ये कैसे जानते हैं कि रात में मोर नहीं नाचते? क्या आपने कभी रात में मोरों को नाचते हुए देखने की कोशिश की है? मीर तासिम झल्ला गया। ये सबको पता है कि मोर केवल दिन में नाचते हैं, खासकर जब बादल छाए हों या बारिश होने वाली हो। बीरबल ने मीर तासिम की आंखों में देखा और कहा, बेशक, ये सबको पता है, और ये भी सबको पता है मीर तासिम साहब, कि जब बारिश का मौसम नहीं होता, जब बादल नहीं होते, जब केवल हल्का चांद और तारे होते हैं, और जब ठंडी हवा चल रही होती है, तभी मोर नहीं नाचते। ठीक है, मीर तासिम ने हां में सिर हिलाया। अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल कहां ले जा रहे हैं। तभी बीरबल ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई सामने आ गई है। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मीर तासिम साहब ने दावा किया कि उन्होंने उस रात रहीम को सेठ जी के घर से निकलते देखा। उन्होंने कहा कि उस रात हल्का चांद था, तारे थे और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उस रात शाही बाग में मोर नाच रहे थे, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि रात में मोर नहीं नाचते, वे सिर्फ दिन में नाचते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो इतनी अंधेरी रात में चांद तारों की हल्की रोशनी में किसी दूसरे आदमी की लंगड़ी चाल को पहचान सकता है, वो ये कैसे नहीं जानता कि उसी समय शाही बाग में, जो दरबार के बहुत पास है, मोर नाच रहे थे या नहीं? बीरबल ने मीर तासिम की ओर सीधे देखते हुए कहा, सच्चाई ये है मीर तासिम साहब, कि उस रात शाही बाग में कोई मोर नहीं नाच रहा था, क्योंकि मोर रात में नहीं नाचते, और आपने ये बात तुरंत पहचान ली। लेकिन अगर आपने रात में नाचते हुए मोर को नहीं देखा, क्योंकि ये उनके स्वभाव में नहीं है, तो फिर आपने अंधेरे में चोरी करते हुए रहीम को कैसे देख लिया, जबकि ये रहीम के स्वभाव में नहीं है? आपने जिसे देखा वो रहीम नहीं था, या फिर आपने किसी को देखा ही नहीं। आपने झूठ बोला। आपने रहीम पर झूठा इल्जाम लगाया। बीरबल का तर्क सुनकर मीर तासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पकड़ा गया था। उसकी चालाकी काम नहीं आई थी। उसने सोचा था
कि वो बीरबल के साधारण सवालों का जवाब देकर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बीरबल ने उसके ही ज्ञान का इस्तेमाल करके उसे फंसा दिया था। यदि वो कहता कि हां, मोर नाच रहे थे, तो उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता, क्योंकि मोर रात में नहीं नाचते। और जब उसने सच्चाई बताई कि मोर रात में नहीं नाचते, तो बीरबल ने उसी बात को आधार बनाकर उसके पूरे बयान को झूठा साबित कर दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर मुग्ध रह गए। उन्होंने गुस्से से मीर तासिम की ओर देखा। मीर तासिम, तुमने एक गरीब और निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे और मेरे दरबार को गुमराह करने की कोशिश की। क्यों किया तुमने ऐसा? मीर तासिम कांपने लगा। उसने अपनी सारी हैकड़ी खो दी थी। उसने घबराकर टबूल किया, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ईर्ष्यावश ऐसा किया। मैं बीरबल जी को नीचा दिखाना चाहता था। रहीम का नाम मैंने यूं ही ले लिया क्योंकि वो गरीब है और उस पर कोई आसानी से शक कर लेता। मैंने सोचा था कि इस तरह मैं आपकी नजरों में ऊंचा उठ जाऊंगा। अकबर का क्रोध और बढ़ गया। ईर्ष्या, झूठ, तुमने अपनी ईर्ष्या में एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। ये अक्षम्य अपराध है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मीर तासिम को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे शाही कारागार में डाल दिया जाए। ऐसा झूठा और कपटी आदमी मेरे दरबार में रहने लायक नहीं है। शाही हरकारों ने मीर तासिम को घसीटते हुए दरबार से बाहर निकाल दिया। उसका अहंकार और झूठ एक झटके में चूर चूर हो गए थे। अकबर ने रहीम की ओर देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। अकबर ने उसे आदरपूर्वक अपने पास बुलाया। रहीम, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है। तुम्हें हुई तकलीफ के लिए हमें अफसोस है। मीर तासिम की जब्त की गई संपत्ति में से तुम्हें इतना धन दिया जाएगा कि तुम्हें कभी किसी के यहां काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत से अपना जीवन जी सकोगे। रहीम रोने लगा, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने अकबर और बीरबल का बार बार शुक्रिया अदा किया। सेठ मोतीचंद भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, जनाब, आपने तो रहीम की बेगुनाही साबित कर दी, पर मेरे हार का क्या होगा? चोर कौन है, ये कैसे पता चलेगा? बीरबल ने कहा, सेठ जी, चिंता न करें। जिसने भी हार चुराया है, उसे लगेगा कि अब मामला शांत हो गया है। चोर अक्सर अपनी चोरी की हुई चीजों को ज्यादा समय तक छुपा नहीं पाते। उन्हें बेचने या इस्तेमाल करने की जल्दी होती है। आप अपने जासूसों से कहिए कि वे शहर के जौहरियों और सराफों पर नजर रखें, और जिसने भी ये झूठा इल्जाम लगाया था, हो सकता है कि इस पूरे मामले में उसकी भी कोई भूमिका रही हो। कुछ ही दिनों बाद शहर के एक जौहरी ने सेठ मोतीचंद के एक रिश्तेदार को वही हार बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा। पूछताछ करने पर पता चला कि वो रिश्तेदार ही असली चोर था। उसने सोचा था कि रहीम पर इल्जाम लगाकर वो खुद बच जाएगा। इस तरह बीरबल की दूरदर्शिता से असली चोर भी पकड़ा गया। पूरे आगरा शहर में बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय की चर्चा फैल गई। हर कोई कहता था कि बीरबल जैसा ज्ञानी और सच्चा सलाहकार किसी राजा के पास नहीं हो सकता। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि झूठ कितना भी शातिर क्यों न हो, सच्चाई के आगे उसकी कोई बिसात नहीं होती, खासकर तब जब बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई का साथ दे रहा हो। कहानी 4। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दीवाना में दूर दूर से आए परियादी अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित थे और शहंशाह अपने नवरत्नों की सहायता से न्याय कर रहे थे। दरबार की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी कि तभी दो भाइयों रहीम और करीम के बीच का विवाद सामने आया। दोनों भाई चीख चिल्ला रहे थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। शहंशाह अकबर ने उन्हें शांत कराते हुए पूछा, क्या मसला है? तुम दोनों इस तरह दरबार की शांति क्यों भंग कर रहे हो? एक एक करके अपनी बात रखो। बड़ा भाई रहीम, जो गुस्से से कांप रहा था, आगे बढ़ा और बोला, जहां अपना,
मेरे पिता अपने समय के मशहूर संगीतकार थे। मरते समय उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, एक अद्वितीय सितार, हम दोनों भाइयों के नाम किया था। ये कोई मामूली सितार नहीं है, जहां पनाह। इसकी लकड़ी चंदन की है और इस पर हाथी दांत की बारीक नक्काशी की गई है। कहते हैं कि इससे निकलने वाली धुन मुर्दों में भी जान डाल दे। मैं बड़ा हूं और मैंने अब्बाजान से संगीत की तालीम भी ली है, इसलिए इस सितार पर मेरा हद ज्यादा है। तभी छोटा भाई करीम चीख पड़ा, नहीं अन्नदाता, ये सरासर नाइंसाफी है। अब्बाजान जब बीमार थे तो उनकी सेवा मैंने की थी। उनकी हर जरूरत का ध्यान मैंने रखा था। ये तो बस अपनी रियाज में मग्न रहता था। अब्बाजान की आत्मा की शांति के लिए ये सितार मुझे मिलना चाहिए। मैं इसे उनकी निशानी के तौर पर संभाल कर रखूंगा। दोनों फिर से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई देखकर अकबर को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, खामोश, अगर तुम दोनों किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते तो न्याय यही कहता है कि इस सितार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। एक हिस्सा तुम ले लो, दूसरा तुम्हारा भाई। ये सुनकर दोनों भाई एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार इतना बड़ा था कि वे उस अनमोल विरासत को नष्ट करने पर भी तुल गए। उन्होंने एक साथ कहा, मंजूर है जहां पनाह, आप अभी इसी वक्त से तुड़वा दीजिए, लेकिन फैसला आज ही होना चाहिए। अकबर उनकी मूर्खता पर हैरान थे। वो जानते थे कि सितार को तोड़ने से उसकी सारी कला और संगीत खत्म हो जाएगा। वो एक अनमोल वाद्य यंत्र को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। दुविधा में पड़कर उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, बीरबल, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर उन दोनों भाइयों की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। भाइयों, बीरबल ने नरम आवाज में कहा, शहंशाह का हुक्म तो सिर आंखों पर, लेकिन इस सितार को तोड़ने से पहले मैं तुम दोनों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। शायद उसे सुनकर तुम अपना फैसला बदल लो। दोनों भाई सुनने को तैयार हो गए। दरबार में मौजूद सभी दरबारी भी उत्सुक हो गए कि बीरबल अब कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी, एक काली और एक भूरी। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन दोनों ही थोड़ी लालची और झगड़ालू थी। एक दिन घूमते घूमते उन्हें एक घर के बाहर से एक मोटी, ताजी रोटी मिली। रोटी देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। भूरी बिल्ली झपटकर बोली, वाह, ये रोटी तो मैं खाऊंगी, इसे पहले मैंने देखा है। काली बिल्ली ने उसे धक्का देते हुए कहा, हट जा, देखा तूने होगा, पर उस पर झपट्टा पहले मैंने मारा है। ये रोटी मेरी है। बस, फिर क्या था? दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मेरी है, नहीं मेरी है, करते करते वे एक दूसरे को पंजे मारने लगी। उनकी लड़ाई और चीख पुकार सुनकर पास के पेड़ पर बैठा एक चालाक बंदर सब कुछ देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराया और पेड़ से उतरकर उनके पास आया। बंदर ने बड़ी गंभीरता और समझदारी का ढोंग करते हुए कहा, अरे अरे, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? लड़ना तो बहुत बुरी बात है। लाओ, ये रोटी मुझे दो। मैं तुम दोनों का बड़ा हूं, तुम्हारा न्याय करूंगा और इस रोटी के बराबर बराबर 2 हिस्से कर दूंगा, ताकि तुम दोनों में से किसी के साथ नाइंसाफी न हो। दोनों बिल्लियां मूर्ख थी। वे बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उन्होंने सोचा, हां, ये ठीक रहेगा, ये हमसे ज्यादा समझदार है और सही बंटवारा कर देगा। उन्होंने रोटी बंदर के हवाले कर दी। बंदर ने रोटी को अपने हाथों से तोड़ा। जानबूझकर उसने एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा तोड़ा। फिर वो एक पुरानी दुकान से एक तराजू उठा लाया। उसने दोनों टुकड़े तराजू के अलग अलग पलड़ों पर रखे। जैसा कि उसने सोचा था, एक पलड़ा भारी होने की वजह से नीचे झुक गया। बंदर ने चिंता जताते हुए कहा, ओह, ये टुकड़ा तो भारी हो गया, ये तो नाइंसाफी होगी। रुको,
मैं इसे बराबर करता हूं। ये कहकर उसने भारी वाले टुकड़े में से एक बड़ा सा हिस्सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। बड़ा स्वादिष्ट है। अब जब उसने बचे हुए टुकड़े को पलड़े पर रखा तो दूसरा वाला पलड़ा भारी हो गया। बंदर ने फिर से माथा पीटते हुए कहा, उफ, अब ये वाला भारी हो गया। बड़ी गड़बड़ है, इसे भी बराबर करना पड़ेगा। और उसने दूसरे टुकड़े में से भी एक हिस्सा खा लिया। ये नाटक काफी देर तक चलता रहा। बंदर बार बार एक टुकड़ा खाता तो दूसरा भारी हो जाता, फिर दूसरा खाता तो पहला भारी हो जाता। धीरे धीरे रोटी के दोनों टुकड़े छोटे होते गए और बंदर का पेट भरता गया। दोनों बिल्लियां घबराई हुई आंखों से ये सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी पूरी रोटी खत्म होने वाली है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक साथ बंदर से मिन्नत की, बंदर मामा, बस करो, हमें न्याय नहीं चाहिए। जो कुछ भी बचा है वही हमें वापस दे दो, हम आपस में बांट लेंगी। बंदर धूर्तता से हंसा और बोला, ऐसे कैसे दे दूं? इतनी देर से मैं तुम दोनों का न्याय करने में मेहनत कर रहा हूं, तराजू चला रहा हूं। क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं? ये जो बचा हुआ टुकड़ा है, ये तो मेरे न्याय करने का मेहनताना है, मेरी फीस है। ये कहकर बंदर रोटी का बचा खुचा टुकड़ा भी अपने मुंह में डालकर पेड़ पर चढ़ गया और गायब हो गया। दोनों बेचारी बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। अपनी मूर्खता और आपसी लड़ाई के कारण उन्होंने अपनी रोटी भी गंवा दी। कहानी खत्म करके बीरबल चुप हो गए। दरबार में गहरा सन्नाटा था। रहीम और करीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उनकी आंखें शर्म से झुक गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए थे कि वे दोनों उन मूर्ख बिल्लियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे तो उनका अनमोल सितार भी उस रोटी की तरह ही नष्ट हो जाएगा। एक टूटा हुआ सितार किसी काम का नहीं रहेगा, न संगीत के न निशानी के। बीरबल ने उनसे पूछा, तो कहो भाइयों, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस सितार का बंटवारा उस बंदर की तरह करूं? दोनों भाई दौड़कर शहंशाह अकबर के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हम उन बिल्लियों जैसी गलती कर रहे थे। बीरबल जी ने हमारी आंखें खोल दी। हमें ये सितार नहीं तोड़वाना, हम इसे साथ मिलकर रखेंगे और अपने पिता की इस विरासत का सम्मान करेंगे। मेरा भाई इससे रियाज करेगा और मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अकबर ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने न सिर्फ एक अनमोल वाद्य यंत्र को बचाया बल्कि इन दोनों भाइयों के रिश्ते को भी टूटने से बचा लिया। तुम्हारा न्याय करने का तरीका सचमुच निराला है। उस दिन के बाद से जब भी कोई छोटी सी बात पर लड़कर बड़ा नुकसान करने पर तुल जाता तो लोग उसे दो बिल्लियां और बंदर की ये कहानी सुनाते, जिसे बीरबल ने अपने अनोखे अंदाज में अमर कर दिया था। कहानी 5। सम्राट अकबर के शासनकाल में जब दिल्ली का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बादशाह अकबर की विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था, भारत के एक दूर दराज के गांव में माधव और किशन नाम के दो युवा रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी, गहरी और अटूट। वे साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे थोड़ा बहुत और साथ में भविष्य के सपने बुनते थे। माधव स्वभाव से थोड़ा शांत और मेहनती था, जबकि किशन अधिक मिलनसार और व्यावहारिक था। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। माधव का परिवार गरीब था। उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माधव दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में काम करता, कभी शहर जाकर छोटा मोटा सामान बेचता, लेकिन मुश्किल से ही परिवार का पेट भर पाता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बहन की शादी और बूढ़ी मां का इलाज था, जिसके लिए पैसे जुटाना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। किशन का परिवार माधव से थोड़ा बेहतर स्थिति में था। उनके पास अपनी छोटी सी जमीन थी और उनका व्यापार भी ठीक ठाक चलता था। किशन हमेशा माधव की मदद करने को तैयार रहता
उसे अनाज देता, कभी कभी थोड़े पैसे भी उधार देता, बिना किसी शर्त के। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि उनमें लेन देन का हिसाब नहीं होता था, केवल स्नेह और विश्वास था। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और फसलें सूख गई। गांव वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। माधव के परिवार की हालत और भी खराब हो गई। मां बीमार रहने लगी और बहन की शादी की बात भी रुक गई, क्योंकि माधव के पास देने के लिए कुछ नहीं था। माधव बहुत परेशान था। उसने सोचा कि क्यों न शहर जाकर कोई बड़ा काम शुरू करे। उसने सुना था कि शहर में व्यापार के अच्छे अवसर हैं, लेकिन शहर जाने और व्यापार शुरू करने के लिए उसे पूंजी की जरूरत थी, जो उसके पास बिल्कुल नहीं थी। निराश होकर माधव किशन के पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। किशन ने अपने मित्र का दुख सुना और उसे दिलासा दिया। किशन ने सोचा कि वो अपने दोस्त की मदद जरूर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। किशन के पास अपनी पुश्तैनी जमीन के एक कोने में छिपा हुआ एक छोटा सा खजाना था, जिसमें कुछ सोने के सिक्के और चांदी की अशर्फियां थी। ये उसके परिवार की एकमात्र जमा पूंजी थी, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था। किशन ने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया कि वो ये पूंजी अपने दोस्त को देगा। उसने माधव से कहा, माधव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास थोड़ी सी पूंजी है, जिसे मेरे पुरखों ने बचाया था। ये तुम्हारे काम आएगी। माधव ये सुनकर हैरान और आभारी हो गया। उसने कहा, किशन, तुम ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे परिवार की जमा पूंजी है, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? किशन ने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, माधव, दोस्ती पैसे से बड़ी होती है। आज तुम्हें जरूरत है, कल मुझे हो सकती है। तुम ये पूंजी लो, शहर जाओ और मेहनत करके कुछ बनो। जब तुम सफल हो जाओगे तो मुझे मेरा हिस्सा वापस कर देना। माधव ने पूछा, तुम्हारा हिस्सा कितना? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सफल हो जाओ और तुम्हें अच्छा धन मिले तो बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। उस धन में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। माधव ने किशन की उदारता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किशन को गले लगाया और कहा, किशन, मैं तुम्हें ये वादा करता हूं, यदि मैं इस पूंजी से सफल हुआ तो मैं तुम्हें अपना आधा हिस्सा जरूर दूंगा। ये मेरा पक्का वादा है। दोनों दोस्तों ने गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इस वादे को दोहराया। उन्होंने उस पेड़ और ऊपर वाले को गवाह बनाया। किशन ने माधव को वो सारा खजाना दे दिया। माधव उस पूंजी को लेकर शहर चला गया। शहर में माधव ने बहुत मेहनत की। उसने किशन द्वारा दी गई पूंजी से छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। वो ईमानदार था और काम करने में कभी पीछे नहीं हटता था। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसे कुछ ऐसे मौके मिले जिनका उसने सही इस्तेमाल किया। कुछ वर्षों में ही माधव एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उसने शहर में एक बड़ा मकान बनवा लिया और उसकी बहन की शादी भी धूमधाम से हो गई। माधव ने किशन को चिट्ठी लिखकर अपनी सफलता के बारे में बताया। किशन ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसका दोस्त सफल हो गया है। उसे अपनी पूंजी का कोई लालच नहीं था। वो बस माधव की सफलता से ही प्रसन्न था। कुछ समय बाद किशन के गांव में भी हालात सुधरे, लेकिन किशन का परिवार अभी भी साधारण जीवन जी रहा था। एक बार गांव में एक मंदिर बनवाने का फैसला हुआ, जिसके लिए दान की आवश्यकता थी। किशन ने सोचा कि अब माधव एक बड़ा व्यापारी बन गया है और उसने वादा भी किया था, तो शायद अब उसे अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। इससे मंदिर निर्माण में भी मदद मिल जाएगी और उसके परिवार की स्थिति भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। किशन शहर में माधव से मिलने गया। जब वो माधव के आलीशान घर पहुंचा तो हैरान रह गया। माधव सचमुच बहुत धनी हो गया था। माधव ने किशन का बहुत आदर सत्कार किया। उसने किशन के लिए बढ़िया भोजन और रहने का इंतजाम किया।
उन्होंने साथ में पुराने दिनों की बातें की, अपनी दोस्ती को याद किया। कुछ दिन बाद किशन ने बातों बातों में माधव को उस बरगद के पेड़ के नीचे किए गए वादे की याद दिलाई। उसने कहा, माधव, तुम्हें याद है उस बरगद के पेड़ के नीचे हमने क्या वादा किया था? माधव का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि किशन उस वादे की याद दिलाएगा। उसने कहा, हाँ किशन, मुझे याद है, तुमने मेरी बहुत मदद की थी। किशन ने कहा, हाँ माधव, और तुमने वादा किया था कि जब तुम सफल हो जाओगे तो मुझे अपना आधा हिस्सा दोगे। हमारे गांव में मंदिर बन रहा है और मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुम अपना वादा पूरा कर दो तो बहुत मदद हो जाएगी। माधव ने कहा, किशन, मैंने तुमसे वादा किया था, ये सच है, लेकिन आधा हिस्सा? तुम्हें याद है मैंने कितनी मेहनत की है? मैंने रात रात भर जागकर काम किया है, जोखिम उठाए हैं। तुम्हारी पूंजी तो बस थोड़ी सी थी। मेरी सफलता मेरी मेहनत का नतीजा है, तुम्हारी पूंजी का नहीं। किशन को माधव की बात सुनकर धक्का लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माधव ऐसा कह सकता है। माधव, तुमने वादा किया था। उस समय मेरे लिए वो पूंजी बहुत बड़ी थी। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था। तुम्हारी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं तुम्हें वो पूंजी न देता तो शायद तुम ये व्यापार शुरू ही नहीं कर पाते। माधव ने कहा, मैंने तुम्हें धन्यवाद तो दिया है किशन, और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, जितनी तुम्हारी जरूरत हो, लेकिन आधा हिस्सा देना तो मुनासिब नहीं है। वो वादा मैंने शायद मजबूरी में या दोस्ती में कर दिया था, लेकिन अब देखो, ये सब मेरी मेहनत से हुआ है। किशन समझ गया कि माधव अपनी बात से मुकर रहा है। उसका दोस्त, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, अब लालच में आकर अपनी दोस्ती और वादे को भूल गया था। किशन बहुत दुखी हुआ। उसने माधव से और बहस नहीं की। उसने कहा, ठीक है माधव, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि तुमने हमारी दोस्ती और अपने वादे का कोई मोल नहीं समझा। किशन निराश होकर गांव लौट आया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्हें भी दुख हुआ। कुछ लोगों ने माधव की निंदा की, लेकिन कुछ ने कहा कि शायद माधव सही कह रहा है। आखिर सारी मेहनत तो उसी ने की थी। मामला गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने दोनों की बात सुनी। किशन ने वादे की बात कही, लेकिन उसके पास कोई गवाह या लिखित सबूत नहीं था। माधव ने स्वीकार किया कि किशन ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने आधे हिस्से के वादे से इनकार कर दिया और कहा कि उसने तो बस दोस्ती में थोड़ी मदद मांगी थी, जिसके बदले वो किशन को धन्यवाद और कुछ पैसे देना चाहता था। बिना सबूत के मुखिया कोई फैसला नहीं कर पाए। किशन को लगा कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसकी पूंजी भी चली गई और दोस्त भी बदल गया। उसकी बूढ़ी मां और बहन ने उसे बादशाह अकबर के दरबार में जाने की सलाह दी। उन्हें विश्वास था कि अकबर और बीरबल के दरबार में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। किशन ने अपनी मां और बहन से विदा ली और लंबी तथा मुश्किल यात्रा पर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। कई दिनों बाद वो दिल्ली पहुंचा और शाही दरबार में न्याय की गुहार लगाई। बादशाह अकबर दरबार में विराजमान थे। किशन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो और माधव दोस्त थे, कैसे अकाल के समय उसने अपनी जमा पूंजी माधव को दी, कैसे माधव ने बदले में सफल होने पर आधा हिस्सा देने का वादा किया, और कैसे अब सफल होकर माधव अपने वादे से मुकर गया है। उसने रोते हुए बादशाह से न्याय की गुहार लगाई। बादशाह अकबर ने किशन की बात ध्यान से सुनी। उन्हें किशन की कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन बादशाह जानते थे कि न्याय तथ्यों और सबूतों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल भावनाओं पर। उन्होंने माधव को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद माधव शाही दरबार में हाजिर हुआ। वो कीमती कपड़ों में था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम इस किशन नाम के व्यक्ति को जानते हो, और क्या इसने जो कहा वो सच है?
माधव ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं इस किशन को जानता हूं। ये मेरे गांव का रहने वाला है और मेरा पुराना पड़ोसी है। इसने मेरी थोड़ी मदद की थी, ये सच है। लेकिन इसने जो पूंजी का हिसाब बताया और आधे हिस्से के वादे की बात कही, वो सब झूठ है। मैंने इससे कोई वादा नहीं किया था। मैंने तो बस इससे थोड़ी मदद मांगी थी, क्योंकि मैं मुसीबत में था। इसने थोड़ी रकम दी थी, जो मैंने इसे वापस कर दी है। ये अब लालच में आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि मैं सफल हो गया हूं। माधव ने अपनी बात बहुत सफाई से रखी। उसने अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह अपनी मेहनत को दिया और किशन की मदद को बहुत छोटा करके बताया। उसने कहा कि गांव में भी बहुत से लोग उसकी, माधव की ईमानदारी को जानते हैं और किशन की बात पर यकीन नहीं करेंगे। बादशाह अकबर फिर दुविधा में पड़ गए। दोनों की बातें अलग अलग थी। किशन की आंखों में दर्द और सच्चाई दिख रही थी, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। माधव की बातें तर्कसंगत लग रही थी और वो बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा था। फैसला करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने दोनों की बातें सुनी हैं। क्या तुम इस मामले में सच्चाई का पता लगा सकते हो? एक दोस्त दूसरे पर धोखे का इल्जाम लगा रहा है और कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनी थी। उन्होंने दोनों के चेहरों को पढ़ा, उनकी आवाज में छुपे भावों को समझा। किशन की सरलता और माधव की चालाकी उन्हें साफ दिख रही थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, ये मामला दोस्तों के बीच भरोसे और वादे का है। ये मामला पैसे से कहीं बढ़कर है। बिना किसी सबूत के केवल बातों पर फैसला करना मुश्किल है। फिर बीरबल ने किशन से पूछा, किशन, तुमने माधव को जो पूंजी दी थी, उसमें क्या क्या था? क्या तुम्हें ठीक ठीक याद है? किशन ने कहा, हाँ बीरबल जी, मुझे याद है। उसमें सोने के कुछ सिक्के थे और चांदी की अशर्फिया भी थी। कुछ मुहरे भी थी शायद। बीरबल ने माधव से पूछा, माधव, तुमने किशन से जो पूंजी ली थी, उसमें क्या था? क्या तुम्हें याद है? माधव ने कहा, जहांपनाह, वो बहुत पुरानी बात है। मुझे ठीक से याद नहीं। कुछ सिक्के थे शायद। बहुत ज्यादा रकम नहीं थी। बीरबल ने देखा कि माधव टालमटोल कर रहा है और रकम को कम बता रहा है, जबकि किशन को हर चीज याद है। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर उनके दिमाग में एक अनोखी युक्ति आई। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले की सच्चाई का पता लगाने का एक तरीका है। मुझे किशन द्वारा माधव को दी गई उस पूंजी की आवश्यकता होगी। बादशाह ने कहा, लेकिन बीरबल, वो पूंजी तो व्यापार में लग गई होगी और बढ़ गई होगी। अब वो एक खजाने के रूप में है। हाँ जहांपनाह, बीरबल ने कहा, तो फिर उस खजाने को दरबार में मंगवाया जाए। बादशाह ने माधव से उसका सारा खजाना दरबार में पेश करने का आदेश दिया। माधव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बादशाह का आदेश मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने कुछ लोगों को शहर भेजकर अपना सारा खजाना दिल्ली मंगवाया। कुछ दिनों बाद माधव का खजाना शाही दरबार में पेश किया गया। वो सचमुच बहुत बड़ा खजाना था। सोने के सिक्के, चांदी की अशर्फिया, गहने, हीरे जवाहरात। खजाने की चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। बीरबल ने उस खजाने को दरबार के बीचों बीच रखवाया। फिर उन्होंने किशन और माधव दोनों को खजाने के पास बुलाया। बीरबल ने कहा, अब ध्यान से सुनो। ये खजाना किशन द्वारा दी गई पूंजी से बना है, जैसा कि किशन दावा कर रहा है, या ये पूरी तरह माधव की मेहनत का फल है, जैसा कि माधव दावा कर रहा है? इस बात का फैसला हम अभी करेंगे। उन्होंने किशन की ओर देखकर कहा, किशन, तुम कहते हो कि तुम्हारा माधव से वादा हुआ था कि तुम इस धन का आधा हिस्सा लोगे। ये खजाना तुम्हारे सामने है। जाओ और अपना आधा हिस्सा इसमें से ले लो। किशन बीरबल की बात सुनकर हैरान हुआ। क्या बीरबल उसे ऐसे ही खजाने में से आधा हिस्सा लेने को कह रहे थे? उसे यकीन नहीं आया,
लेकिन उसने बीरबल पर भरोसा किया। किशन धीरे धीरे खजाने के पास गया। उसने हिसाब लगाया, अपनी आंखों से खजाने की मात्रा का अनुमान लगाया और फिर सावधानी पूर्वक लगभग आधा खजाना अपने सामने रख लिया। वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह ज्यादा न ले ले। उसने खजाने को 2 भागों में बांटा और एक भाग अपने पास रख लिया। फिर बीरबल ने माधव की ओर देखा और कहा, माधव, तुम कहते हो कि किशन ने तुम्हारी बहुत थोड़ी मदद की थी और तुम्हारा उससे आधे हिस्से का कोई वादा नहीं था। तुम ये भी कहते हो कि ये सारा खजाना तुम्हारी मेहनत का फल है और किशन का इसमें कोई खास हक नहीं है। अब ये खजाने का बाकी बचा हुआ हिस्सा तुम्हारे सामने है। जाओ और अपना हिस्सा इसमें से ले लो। माधव मुस्कुराया। किशन ने आधा खजाना ले लिया था और अब बीरबल उसे बाकी बचा हुआ लेने को कह रहे थे। माधव को लगा कि ये उसके लिए बहुत आसान हो गया है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के तुरंत बाकी बचा हुआ सारा खजाना अपने पास खींच लिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो कितना ले रहा है। उसने बस उस बचे हुए आधे हिस्से को अपना मान लिया। बीरबल ने दोनों के कार्यों को ध्यान से देखा। किशन का सावधानी से आधा हिस्सा लेना और माधव का बिना सोचे समझे बाकी सारा हिस्सा ले लेना बीरबल के लिए सच्चाई उजागर करने वाला था। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमारे सामने है। इस खजाने ने खुद गवाही दी है। दरबारी उत्सुक हो गए। खजाने ने कैसे गवाही दी? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब मैंने किशन से कहा कि वो अपना आधा हिस्सा ले ले, तो उसने बहुत सावधानी और संकोच से लगभग आधा खजाना अलग किया। यह दिखाता है कि वह अपने दावे के प्रति निश्चित था और उसने वही लिया जो उसे लगता था कि उसका हक है। लेकिन जब मैंने माधव से कहा कि वो अपना हिस्सा ले ले, तो उसने बिना किसी संकोच या हिसाब के बाकी बचा हुआ सारा खजाना तुरंत ले लिया। ये उसका स्वाभाविक कार्य था। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि असल वादा आधे का ही था। अगर उसने किशन से बहुत थोड़ी पूंजी ली होती, जैसा कि वह दावा कर रहा था, और उसका कोई वादा नहीं हुआ होता, तो जब किशन ने आधे खजाने पर हाथ रखा होता, माधव को तुरंत आपत्ति होती। वो कहता, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो बस थोड़ी मदद की थी, तुम्हारा इसमें इतना हक नहीं है। लेकिन माधव ने कोई आपत्ति नहीं की। किशन द्वारा आधा हिस्सा लेने पर वो बिल्कुल शांत रहा और फिर बिना किसी संकोच के बाकी का आधा हिस्सा ले लिया। उसका ये कार्य ये साबित करता है कि उसे ये उम्मीद थी कि किशन आधा ही लेगा और उसे ये भी पता था कि जो बाकी बचा है वो उसका ही हिस्सा है। उसका ये व्यवहार केवल तभी स्वाभाविक हो सकता है जब मूल वादा 50 से 50 के बंटवारे का रहा हो। माधव का बिना सोचे समझे बाकी का आधा खजाना ले लेना उसकी उस अंदरूनी जानकारी का परिणाम था कि असल वादा आधे का ही था। वह जुबान से झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके शरीर और दिमाग ने सच बोल दिया जब उसने अपने हिस्से के रूप में ठीक वही लिया जो आधे के बाद बचा था। बीरबल की व्याख्या सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने एक साधारण सी क्रिया से एक जटिल झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। माधव का चेहरा शर्म और ग्लानि से लाल हो गया। वो समझ गया कि वो फंस गया है। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने अपनी चोरी और धोखे को स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और उनकी सोच की प्रशंसा की। उन्होंने माधव को उसकी बेईमानी और धोखे के लिए कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया कि किशन द्वारा लिया गया आधा खजाना उसका है और माधव को भी बाकी के आधे खजाने में से एक हिस्सा किशन को देना होगा, क्योंकि उसने जो मदद की थी वो पूंजी से कहीं बढ़कर थी। वो एक दोस्त की मुसीबत में दी गई मदद थी, जिसका मूल्य सिर्फ धन से नहीं आंका जा सकता। हालांकि मुख्य फैसला किशन के पक्ष में ही गया, यानी उसे आधा खजाना मिला जैसा वादा था। किशन को अपना हक मिल गया और उसकी दोस्ती में हुए धोखे का न्याय हुआ।
उसने बीरबल और बादशाह अकबर का आभार व्यक्त किया। माधव को उसकी बेईमानी का सबक मिला और उसकी प्रतिष्ठा गांव और शहर दोनों जगह खराब हो गई। ये कहानी सिखाती है, ये बताती है कि झूठ और धोखा कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों न की जाए, सच्चाई किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है और न्याय के लिए कभी कभी पारंपरिक सबूतों से हटकर सोचने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीरबल ने खजाने की बनावट या पहचान से नहीं, बल्कि उसे बांटने के तरीके से चोर को पकड़ा। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म हमारी बातों से ज्यादा सच्चाई बयां करते हैं। कहानी 6। बादशाह अकबर का दरबार ज्ञानियों, कलाकारों और विद्वानों से सुशोभित था, लेकिन इन सब में जो व्यक्ति बादशाह के सबसे करीब और जनता का सबसे प्रिय था, वो थे उनके वजीर ए आजम राजा बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने के अनोखे तरीकों के लिए जाने जाते थे। बादशाह अकबर बीरबल पर बहुत भरोसा करते थे और अक्सर कठिन से कठिन मामलों में उनकी सलाह लेते थे। लेकिन दरबार में हर कोई बीरबल की इस निकटता और लोकप्रियता से खुश नहीं था। कई दरबारी, खासकर वे जो बादशाह के कान भरने में माहिर थे, बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ अपनी मीठी बातों और चालाकी से बादशाह को प्रभावित करते हैं। असली योग्यता उनमें कुछ खास नहीं है। ये दरबारी अक्सर मिलकर ऐसी योजनाएं बनाते थे जिनसे बीरबल को नीचा दिखाया जा सके या बादशाह की नजरों में गिराया जा सके। एक दिन ऐसे ही कुछ दरबारी, जिनमें मुख्य थे मुल्ला दो प्याजा, वैजी और एक दो अन्य मनसबदार, बादशाह अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर भाव से सलाम किया और बातों बातों में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा छेड़ दी। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि राजा बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका भाग्य उनका ज्यादा साथ देता है। हर बार कठिन परिस्थिति से वे आसानी से निकल जाते हैं। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई, जी हुजूर। ऐसा भी हो सकता है कि जिन समस्याओं का समाधान वे करते हैं, वे उतनी कठिन न हो जितनी दिखती है। असली परीक्षा तो तब हो जब कोई ऐसी चुनौती दी जाए जिसका हल निकालना नामुमकिन लगे। मुल्ला दो प्याजा ने मौका देखकर चौका मारा। जहां पनाह, सुना है बीरबल साहब हर सवाल का जवाब जानते हैं और हर पहेली सुलझा सकते हैं। अगर ऐसा है तो उनकी बुद्धिमत्ता की एक कड़ी परीक्षा क्यों न ली जाए, ताकि पूरे दरबार को और पूरे राज्य को उनकी असली क्षमता का पता चल सके। बादशाह अकबर स्वभाव से ही जिज्ञासु थे और उन्हें ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता का बहुत सम्मान था। दरबारियों की बातें सुनकर उनके मन में भी ये जानने की इच्छा जाग उठी कि क्या वाकई बीरबल की बुद्धिमत्ता इतनी अटल है या फिर इसमें किस्मत का भी हाथ है। उन्हें बीरबल पर विश्वास था, लेकिन एक परीक्षा लेने का विचार उन्हें रोचक लगा। अकबर ने गंभीरता से विचार किया और कहा, ठीक है, हम राजा बीरबल की परीक्षा लेंगे, लेकिन चुनौती ऐसी होगी जो सामान्य न हो, जो उनकी सोच और ज्ञान की गहराई को परखे। और ये परीक्षा एक नहीं बल्कि 3 चरणों में होगी। दरबारी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि 3 अलग अलग और कठिन चुनौतियां बीरबल को मुश्किल में डाल देंगी। उन्होंने बादशाह से उन चुनौतियों के बारे में पूछा। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, पहली चुनौती, बीरबल को मुझे ये बताना होगा कि मेरे राज्य में कितने पेड़ हैं, एक एक करके बिल्कुल सही गिनती। दूसरी चुनौती, उन्हें मुझे एक ऐसी चीज लाकर देनी होगी जो दिखती हो पर हो नहीं, जो महसूस हो पर पकड़ी न जा सके। और तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, उन्हें मुझे ये बताना होगा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है, मेरे मन में इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चल रहा है। दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। पहली चुनौती तो असंभव के करीब थी, इतने विशाल राज्य में पेड़ों की सही गिनती करना। दूसरी चुनौती पूरी तरह से रहस्यमय थी, ऐसी चीज जो दिखे पर हो नहीं, महसूस हो पर पकड़ी न जा सके। और तीसरी चुनौती तो बादशाह के अंतर्मन की बात थी, जिसे कोई कैसे जान सकता है। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल का बचना नामुमकिन है।
अगले दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर थे और उनके चेहरों पर उत्सुकता और षड्यंत्र की मिलीजुली भावनाएं थी। तभी राजा बीरबल दरबार में दाखिल हुए। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। बादशाह ने बीरबल को संबोधित किया, बीरबल, तुम्हारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक है। हमारे दरबार के कुछ दरबारी चाहते हैं कि तुम्हारी इस क्षमता की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा हो। हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए 3 चुनौतियां तय की है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आदर से सिर झुकाया। जहां पनाह का आदेश सर आंखों पर। अगर मेरी बुद्धि इस लायक है कि वो इन चुनौतियों का सामना कर सके तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। बादशाह ने तीनों चुनौतियां दोहराई। बीरबल ने ध्यान से सुना। पहली चुनौती सुनकर दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। दूसरी चुनौती सुनकर उनके चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान आई और तीसरे सुनकर तो वे बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि बीरबल इस बार अवश्य हारेंगे। बीरबल ने शांत भाव से तीनों चुनौतियां सुनी। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई चिंता। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इन चुनौतियों पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। बादशाह ने कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन याद रहे जवाब सही और संतोषजनक होना चाहिए। बीरबल ने फिर आदर से सलाम किया और दरबार से चले गए। दरबारियों ने राहत की सांस ली और आपस में बात करने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, देखा, सोचने के लिए समय मांग रहा है। इसका मतलब है कि उसे भी नहीं पता कि क्या करे। एक अन्य दरबारी ने कहा, पेड़ों की गिनती, भला ये कैसे संभव है? और वो रहस्यमयी चीज? और तो और, बादशाह के मन की बात कौन जान सकता है? वे सब बीरबल की निश्चित हार की कल्पना करके खुश हो रहे थे। उधर बीरबल अपने घर पहुंचे। वे किसी भी चिंता में डूबे हुए नहीं दिख रहे थे। उन्होंने अपने काम निपटाए और सामान्य दिनचर्या में लगे रहे। दरबारी सोचते रहे कि बीरबल जरूर किसी गुप्त स्थान पर जाकर इन पहेलियों को सुलझाने का प्रयास कर रहे होंगे या किसी ज्ञानी से सलाह ले रहे होंगे। लेकिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना समय लोगों से मिलने, उनकी बातें सुनने और आसपास की दुनिया का अवलोकन करने में बिताया। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस लौटे। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी उत्सुकता से भरे बैठे थे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी चुनौतियों के लिए तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जी जहांपनाह, मैं तैयार हूं। पहली चुनौती, मेरे राज्य में कितने पेड़ हैं? बिल्कुल सही गिनती बताओ। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, आपके विशाल और हरे भरे राज्य में पेड़ों की सही गिनती जानना बहुत सरल है। दरबारी फुसफुसाए, सरल? पागल हो गया है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, आपके राज्य में कुल 2,33,15,872 2,10,15,872 पेड़ है। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारियों की आंखें फटी रह गई। बादशाह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी सटीक गिनती तुमने कैसे की? क्या तुमने सचमुच पूरे राज्य के पेड़ गिने हैं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, पेड़ों को गिनना एक मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन आपने गिनती पूछी और मैंने बता दी। एक दरबारी ने तुरंत आपत्ति जताई, ये गलत है जहांपनाह, इसने यूं ही कोई संख्या बता दी है। भला इतने पेड़ों को कोई कैसे गिन सकता है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, दरबारी साहब सही कह रहे हैं। ये गिनती यूं ही बताई गई है। लेकिन अगर आप मेरी गिनती पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने सभी दरबारियों और सिपाहियों को भेजकर पूरे राज्य के पेड़ों की गिनती करवा सकते हैं। जब उनकी गिनती मेरी गिनती से मिल जाएगी तो आप जान जाएंगे कि मेरा जवाब सही है। बीरबल के जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि बीरबल ने कैसे इस असंभव चुनौती का सामना किया है। उन्होंने पेड़ों की गिनती करने का आदेश नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
बीरबल ने चतुराई से यह साबित कर दिया था कि चुनौती ही ऐसी थी जिसका सटीक जवाब देना किसी के लिए संभव नहीं था, और उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे गलत साबित करना भी असंभव था। बादशाह ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। तुमने मेरी पहली चुनौती का सामना बुद्धिमानी से किया है। अब बताओ, तुम्हारी दूसरी चुनौती का क्या हुआ? दूसरी चुनौती, मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो दिखती हो पर हो नहीं, जो महसूस हो पर पकड़ी न जा सके। दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। उन्हें लगा कि पेड़ों की गिनती तो चलो टाल दी गई, पर यह रहस्यमयी चीज बीरबल कहां से लाएंगे? बीरबल ने आदर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है और वह चीज आपके लिए ले आया हूं। यह कहकर बीरबल ने अपने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। शीशी बिल्कुल खाली थी। बीरबल ने शीशी को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने खाली शीशी को देखा और भौंचक के रह गए। दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह क्या है बीरबल? एक खाली शीशी? ये क्या चीज हुई? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, इस शीशी में हवा है। फिर उन्होंने शीशी का ढक्कन खोल दिया और उसे हवा में लहराया। जहां पनाह, बीरबल ने समझाया, हवा दिखती नहीं है, पर उसका एहसास हमें होता है। जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, हमें ठंडी या गर्म हवा लगती है, हम सांस लेते हैं। ये सब हवा के होने का एहसास है। लेकिन क्या हम हवा को पकड़ सकते हैं? नहीं, ये हमारी मुट्ठी से फिसल जाती है। ये दिखती नहीं है, पर है। ये महसूस होती है, पर पकड़ी नहीं जा सकती। ये आपकी दूसरी चुनौती का जवाब है, हवा। दरबार में चुप्पी छा गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल का जवाब इतना सीधा और सरल था कि किसी ने उस बारे में सोचा ही नहीं था। हवा, जो हर जगह है, जो हमें घेरे हुए है, वही उस पहेली का जवाब थी। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की सूक्ष्म सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने शीशी को वापस बीरबल की ओर बढ़ा दिया और कहा, बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी सोच की गहराई कमाल की है। जो चीज हमारे आसपास हर पल मौजूद है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तुमने मेरी दूसरी चुनौती भी सफलतापूर्वक पूरी की। दरबारी अब बेचैन होने लगे। बीरबल ने दो असंभव चुनौतियों को अपनी बुद्धिमत्ता से पार कर लिया था। अब बची थी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, बादशाह के मन की बात बताना। तीसरी चुनौती, मुझे बताओ कि मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है। मेरे मन में इस वक्त सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? यह सुनकर दरबार में तनाव छा गया। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उनके मन में क्या चल रहा है, ये तो वे खुद ही जानते थे। भला कोई दूसरा इसे कैसे जान सकता है? ये चुनौती बीरबल की बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनके बादशाह के प्रति समझ और अंतर्ज्ञान की भी परीक्षा थी। बीरबल ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वे गहन सोच में डूबे हों। दरबारी सांसें रोककर बैठे थे। बादशाह अकबर भी उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता, चुनौती और थोड़ी सी चिंता भी थी। कुछ देर बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे सोच समझकर बोलना शुरू किया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, इस समय आपके महान हृदय में जो सबसे बड़ी बात चल रही है, जो आपकी सबसे बड़ी चिंता है, वो ये है कि क्या बीरबल मेरी तीसरी चुनौती का सही जवाब दे पाएगा या नहीं? बीरबल का जवाब सुनकर पूरा दरबार हिल गया। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। बादशाह अकबर पहले तो अवाक रह गए और फिर उनके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान फैल गई। उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया, हाँ 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 हाँ, बीरबल, तुम अद्भुत हो। बिल्कुल सही। इस क्षण मेरे मन में सचमुच यही चल रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरी तीसरी और सबसे मुश्किल चुनौती का सामना कर पाओगे या नहीं। बादशाह अपनी जगह से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई थी।
बीरबल ने न केवल चुनौतियों का सामना किया था, बल्कि उन्होंने उन्हें अपनी अद्वितीय शैली में पार भी किया था। बीरबल ने बादशाह को गले लगाते हुए धीरे से कहा, जहांपनाह, एक राजा के लिए इससे बड़ी चिंता और क्या हो सकती है कि उसका सबसे भरोसेमंद वजीर, जिस पर वो इतना विश्वास करता है, उसकी कसौटी पर खरा उतर पाएगा या नहीं। बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल पहेलियां सुलझाने में नहीं है, बल्कि लोगों के मन को समझने में भी है, यहां तक कि बादशाह के मन को भी। फिर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, खासकर उन लोगों की ओर जिन्होंने बीरबल की परीक्षा का विचार रखा था। उनके चेहरे शर्म और निराशा से झुके हुए थे। बादशाह ने गंभीरता से कहा, देखा तुम सबने, बीरबल की बुद्धिमत्ता किसी भाग्य या चालाकी का नतीजा नहीं है। ये उनकी गहरी सोच, अवलोकन क्षमता और लोगों को समझने की शक्ति का परिणाम है। ईर्ष्या करने से बेहतर है कि तुम सब बीरबल से सीखो। दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ने मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया, जबकि कुछ की ईर्ष्या और बढ़ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेर सारा पुरस्कार दिया और उनकी प्रशंसा में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बीरबल ने न केवल उनकी चुनौतियों का जवाब दिया है, बल्कि उन्हें भी एक महत्वपूर्ण सीख दी है। पेड़ों की गिनती से उन्होंने सिखाया कि कुछ सवालों के सीधे जवाब संभव नहीं होते और उन्हें अलग तरीके से देखना पड़ता है। हवा से उन्होंने सिखाया कि जो चीजें हमारे आसपास अदृश्य रूप से मौजूद हैं, उनका भी बहुत महत्व होता है। और तीसरी चुनौती से उन्होंने सिखाया कि एक सच्चा सलाहकार वही होता है जो अपने बादशाह के मन की बात बिना कहे जान ले। बीरबल की ये परीक्षा पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गई। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की कहानियां और भी दूर तक फैल गई। दरबारी समझ गए कि बीरबल को हराना आसान नहीं है। उनकी जगह दरबार में सुरक्षित थी और बादशाह अकबर का उन पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उस दिन के बाद से अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अकबर को बीरबल की संगत में न केवल बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह मिलती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को देखने का एक नया और रोचक नजरिया भी मिलता था। बीरबल अकबर के लिए सिर्फ वजीर नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मित्र, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक थे। और इस तरह जिन दरबारियों ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए परीक्षा का जाल बुना था, वे खुद ही उस जाल में फंस गए और बीरबल की महानता एक बार फिर पूरे राज्य के सामने सिद्ध हो गई। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, लोगों को समझने की कला और हाजिर जवाबी में भी होती है। और ये भी कि ईर्ष्या किसी का भला नहीं करती, जबकि सम्मान और प्रशंसा हमें दूसरों से सीखने का अवसर देते हैं। बीरबल की परीक्षा बादशाह की चुनौती थी, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से पार कर लिया, ये साबित करते हुए कि ज्ञान और समझ की कोई सीमा नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें हंसाती है, सिखाती है और प्रेरित करती है।